बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पार्ट सेकंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था, तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो है ना वो बहुत अरसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करके इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। हमारे साथ जो टॉपिक है वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम किस चीज़ को कहते हैं? तो डायग्नोसिस में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज़ करते हैं, यानी एक प्रॉब्लम हमारे साथ आया है, एक हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, तो उसका अब हम कैसे, उसका जो नेचर है उसको कैसे हम मालूम करेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे डिजिग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि a diagnosis is the designation as the nature or cause of health problem। कि डायग्नोसिस हमारे साथ एक डिजिग्नेशन है। डिजिग्नेशन का क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन है, मालूम करना, नेचर ऑफ डिजीज़ को मालूम करना कि हमारे साथ इस पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। बैक्टीरियल नमोनिया और हेमोरेजिक स्ट्रोक, जैसे कि हमारे साथ क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पेशेंट आया है, उसके साथ बैक्टीरियल नमोनिया हो गया है या हेमोरेजिक स्ट्रोक हो गया है, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए जो टेस्ट वगैरह हम करते हैं, उसका नेचर को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। द डायग्नोस्टिक प्रोसेस यूजुअली रिक्वायर्ड अ केयरफुल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए हमारे साथ एक केयरफुल हिस्ट्री की ज़रूरत होती है कि जो पेशेंट आया है उससे हम फुल हिस्ट्री लेंगे उसके हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो हमारे साथ जो डायग्नोसिस है उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हिस्ट्री की ज़रूरत होती है, फिजिकल एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है कि पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन हम करें कि उसका जो साइन एंड सिम्टम है वो हमें क्लियरली दिखाई दे, ठीक है, कि उसके साथ क्या मसला है। एक जगह पे बताया गया है कि जो 90% डायग्नोसिस है ना, तो वो साइन एंड सिम्टम से एंड हिस्ट्री से हो सकती है, ठीक है। तो हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, यानी 90% डायग्नोसिस हम हिस्ट्री से करते हैं, फिर 10% के लिए हम क्लियरिफिकेशन के लिए फिर हम टेस्ट वगैरह करते हैं कि आया हमारा जो थॉट है, जो सोच है, वो ठीक है कि नहीं। द हिस्ट्री इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन अ पर्सन अकाउंट ऑफ हिज और हर सिम्टम एंड देयर प्रोग्रेशन एंड द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू अ डायग्नोसिस। ये जो हिस्ट्री होती है ये हमारे साथ सारे पर्सन का जितना भी साइन एंड सिम्टम है उसमें, या चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसमें जितनी भी साइन एंड सिम्टम है, उसकी जितनी भी प्रोग्रेशन हो गई है, जितनी भी मतलब हेल्थ हिस्ट्री हो, सारी कंट्रीब्यूशन हमारे साथ डायग्नोसिस में आते हैं। उसके सारे कंट्रीब्यूशन हम डायग्नोज में कर सकते हैं। उसके मुताबिक ही हम एक डायग्नोसिस निकाल के उसको बताते हैं कि जाओ ये टेस्ट करो, ठीक है। तो ये टेस्ट पर हम इसलिए करते हैं कि हमारे जहन में एक डिजीज़ आती है कि कहीं इस पेशेंट को कि ये डिजीज़ ना हो, तो क्लियरिफिकेशन के लिए हम क्या कर देते हैं, उसका टेस्ट करवा देते हैं। द फिजिकल एग्जामिनेशन इज डन टू ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ अल्टर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, टू ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ अल्टर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, के बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन में जो चेंजेस आए हैं तो उसको हम ऑब्जर्व करें, ठीक है। साइंस के ज़रिए हम क्या करते हैं, उस पेशेंट के सारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो उसमें हमारे साथ फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सब आते हैं। अब है लेबॉर्ट्री टेस्ट। लेबॉर्ट्री टेस्ट हम क्यों करते हैं? ताकि हमने जो डायग्नोसिस निकाला है उसको क्लियर करें, उस जो हमारे जहन में डायग्नोसिस आया है तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको वेरीफाइड करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए हम लेबॉर्ट्री टेस्ट कर देते हैं। जब लेबॉर्ट्री टेस्ट में हमारे साथ डिजीज़ आ जाती है तो वो एक डिजीज़ होती है कि इस पेशेंट को ये डिजीज़ हो गई है, ठीक है। उसका ये एक हमारे साथ सबूत होता है, एक एविडेंस आ गया हमारे साथ। अब रेडियोलॉजिक स्टडीज़। रेडियोलॉजिक स्टडी हम क्यों करते हैं? तो इसी तरह से जिस तरह से हम लेबॉर्ट्री टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो इस तरह से रेडियोलॉजिक स्टडीज़ भी करते हैं, ठीक है। उसकी जो मतलब रेडियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर टीमोग्राफी करते हैं, यानी जिसको हम सिटी स्कैन कहते हैं, वो भी हम पेशेंट के कर देते हैं। उसका जितना भी डायग्नोसिस हमसे हो सके तो उसका हम डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। एंड टेस्ट ऑफन आर यूज टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। और इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए जितनी भी टेस्ट होते हैं, अदर टेस्ट, उसको हम कर लेते हैं।
क्लिनिकल कोर्स, अब क्लिनिकल कोर्स किस चीज़ को कहते हैं? द क्लिनिकल कोर्स डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ अ डिजीज़। जो क्लिनिकल कोर्स होता है ना, तो ये हमारे साथ असल में ये हमारे साथ स्टेटस ऑफ डिजीज़ होती है, ठीक है, कि डिजीज़ की स्टेटस क्या है उसके बारे में हमें बताती है। यानी ये जो डिजीज़ है ये एक्यूट डिजीज़ है, सब एक्यूट डिजीज़ है या क्रॉनिक डिजीज़ है। एक्यूट डिजीज़ उसको कहते हैं जो कि 6 महीनों से कम हो, ठीक है। क्रॉनिक उसको कहते हैं जो कि 6 महीनों से ज़्यादा हो डिजीज़, ठीक है। उसमें 6 महीनों में ज़्यादा से टाइम लेके वो क्या हो जाए, पेशेंट पे अकर हो जाए। जैसे कि एड्स हो गए, एड्स जो है ना वो 10 साल लेते हैं उसके साइन एंड सिम्टम सेवेयर कंडीशन में जाने के लिए, ठीक है। और जो सब एक्यूट है तो वो ना तो क्रॉनिक होता है ना एक्यूट होता है, बल्कि इन दोनों के दरमियान होता है, ठीक है। तो ये जो क्लिनिकल कोर्स होता है तो ये हमारे साथ क्या होता है, ये एक स्टेटस ऑफ डिजीज़ होती है। द क्लिनिकल कोर्स डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ अ डिजीज़। इवोल्यूशन ऑफ डिजीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल कोर्स कहते हैं। अ डिजीज़ कैन हैव एन एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक कोर्स, ठीक है। डिजीज़ में हमारे साथ एक्यूट डिजीज़ भी आती है, सब एक्यूट डिजीज़ भी आती है एंड क्रॉनिक कोर्स भी आती है, यानी क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकती है। एक्यूट डिसऑर्डर इज वन दैट इज रिलेटिवली सवेयर, जो कि सवेयर होता है एंड कम टाइम में जल्दी ही सेवेरिटी के साथ अकड़ हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट डिसऑर्डर। जबकि क्रॉनिक डिजीज़ वो होता है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए हमारे साथ एक डिजीज़ जो है ना वो एम्प्लॉइज होती है एक पेशेंट में, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़। A chronic disease can run a continuous course or can present with exacerbation। अब 2 टर्मिनोलॉजीज है, आप लोगों ने याद रखने हैं, ये हर जगह में आते हैं। एक होता है एक्सरबेशन, एक होता है रिमिशन। एक्सरबेशन किस चीज़ को कहते हैं? एक्सरबेशन वो कंडीशन होता है जब डिजीज़ की साइन एंड सिम्टम्स हमारे साथ सिवियरिटी में हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सरबेशन कहते हैं। और वो पीरियड जिसमें डिजीज़ की साइन एंड सिम्टम जो है ना वो डिक्रीज हो, मतलब इतनी सिवियर टाइप की नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं रिमिशन, ठीक है। डिजीज़ की वो कंडीशन जिसमें हमारे साथ साइन एंड सिम्टम बहुत सिवियर हो तो उसको हम एक्सरबेशन कहते हैं, और डिजीज़ का वो कंडीशन जिसमें हमारे साथ साइन एंड सिम्टम डिक्रीज हो तो उसको हम रिमिशन कहते हैं। Chronic disease can run a continuous course or can present with exacerbation, या तो exacerbation में present होता है डिजीज या remission में present होता है, ठीक है। सब acute disease is intermediate or between acute और chronic, और जो सब acute disease होता है तो वो acute और chronic के दरमियान होता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा severe होता है और ना ज़्यादा prolonged होता है, मतलब एक मीडियम टाइप का डिजीज़ होता है। आउटकम्स, आउटकम किस चीज़ को The condition of a patient at the end of the therapy are a disease process including the degree of wellness and the need are for continuing caring, मेडिकेशन, सपोर्ट, काउंसलिंग एंड और एजुकेशन। यहाँ पे बताया गया है कि आउटकम हम किस चीज़ को कहते हैं। आउटकम जो होती है ये हमारे साथ एक रिजल्ट होता है, यानी ये एंड ऑफ थेरापी का जो रिजल्ट आता है हमारे साथ। हम जो प्रोसेस करते हैं डिजीज़ के लिए, पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसके लिए प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसी तरह से फिर उस पर इंटरवेंशन कर देते हैं, और लास्ट में उसका जो हमारे साथ आउटकम आता है, जो डिजीज़ का एंड स्टेज होता है, तो उस जो हमारी थेरापी का एंड स्टेज होता है, यानी पेशेंट का हमने सारा थेरापी किया है, अब एंड स्टेज में हमारे साथ रिजल्ट क्या आया है, तो उसको हम कहते हैं आउटकम। द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट एट द एंड ऑफ द थेरापी आर द डिजीज प्रोसेस इंक्लूडिंग द डिग्री ऑफ वेलनेस, जिसमें हमारे साथ वेलनेस की डिग्री मौजूद हो, जिसमें हमारे साथ ये भी मौजूद हो कि पेशेंट को कितने केयर की ज़रूरत है फर्दर, ठीक है, कितनी मेडिकेशन की ज़रूरत है, कौन कौन सी मेडिकेशन की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं, उसको काउंसल करने की ज़रूरत है कि नहीं, और उसको कितनी एजुकेशन की ज़रूरत है, यानी इस डिजीज़ के बारे में उसको कितना एजुकेट करना है, तो इसको हम कहते हैं आउटकम। बेसिक कंसेप्ट्स, अब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। इन इन्फेक्शन बाय पैथोजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, कुछ सेवरल फैक्टर्स है जिसके ज़रिए से हम इन्फेक्शन को क्या कर देते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मालूम कर देते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पैथोजन डायरेक्टली इंटरफेयर विद सेलुलर मेटाबॉलिज्म। पैथोजन जो है ना ये क्या कर देती है, डायरेक्ट या तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करती है, रेंडर द सेल, या तो सेल जो है ना उसको रेंडर कर देती है, उसको डिसफंक्शनल कर देती है, यानी उसका फंक्शन जो है ना उसको डिसफंक्शन कर देती है, उसका फंक्शन खराब कर देती है, इंटरफेयर उसमें लेता है।
है, एंड डैमेज सेल, और जो सेल होता है उसको डैमेज कर देती है, ठीक है, क्योंकि पैथोजन है हमारी बॉडी के लिए जहरीला चीज़ है, आया है, अब उसकी ये एबिलिटी है कि हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करे, हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करे, हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को खराब कर दे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ पैथोजेनिक सब्सटेंस एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ पैथोजेनिक सब्सटेंस, क्योंकि इसमें क्या है, पैथोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है और इसमें टॉक्सिन भी प्रेजेंट है, यानी ये टॉक्सिन की प्रोडक्शन कर देती है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको खराब कर देती है। वायरुलेंस, वायरुलेंस किस चीज़ को कहते हैं? वायरुलेंस जो है ना, ये हम सिविरिटी ऑफ या हार्मफुलनेस ऑफ अ डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, सिविरिटी और हार्मफुलनेस ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड वायरुलेंस, ठीक है। आप लोगों ने क्या याद रखना है कि सिविरिटी ऑफ डिजीज़ या हार्मफुलनेस ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड वायरुलेंस। द पोटेंसी ऑफ अ पैथोजन मेजर इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ टॉक्सिन रिक्वायर्ड टू किल द होस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि पैथोजन की वो कुव्वत, वो पोटेंसी जिसको हम मेजर कर सके कि ये कितने नंबर में अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन को हमारे बॉडी में क्या कर देती है, उसमें प्रोड्यूस कर देती है हमारे होस्ट में, जो हम होस्ट होते हैं उस वायरस के लिए, तो ये हमारे होस्ट को कितने अमाउंट तक टॉक्सिक कर देती है या हमारे होस्ट को कितने अमाउंट तक डिस्टर्ब कर देती है, खराब कर देती है, तो उसको हम कहते हैं वायरुलेंस। इम्यूनोजेनिसिटी, द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, वो एबिलिटी एक पैथोजन का जो कि हमारे साथ इंड्यूस करे यानी ज़्यादा कर दे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, जिसमें हम ले सकते हैं वैक्सीन वगैरह को, ठीक है। वैक्सीन जो है ना, ये इनएक्टिव पैथोजन्स होते हैं जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देते हैं, इंड्यूस कर देती है। तो वो एबिलिटी एक पैथोजन की जो कि इंड्यूस्ड करे किस चीज़ को, इम्यून रिस्पॉन्स को, तो उसको हम कहते हैं इम्यूनिजेनिसिटी। टॉक्सिजेनिसिटी, अब टॉक्सिजेनिसिटी किस चीज़ को कहते हैं? अ फैक्टर इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग अ पैथोजन वायरुलेंस such hemolysin, leukocidin and or other exotoxin or endotoxin। यहाँ पे बताया गया है कि टॉक्सिजेनिसिटी किस चीज़ को कहते हैं। तो टॉक्सिजेनिसिटी जो है ना, ये हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम पैथोजन को डिटरमाइन कर ले, यानी पैथोजन की वायरुलेंस कितनी है, सच एस हेमोलाइसिन हो गए, ल्यूकोसाइडिन हो गए या जो अदर एक्सोटॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन, तो ये एक पैथोजन की कितनी टॉक्सिसिटी है, तो उसको हम जब मालूम करें तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिजेनिसिटी। हेमोलाइसिन डिस्ट्रॉय एरिथ्रोसाइट्स, जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, तो ये क्या कर देती है, ये उसको खराब कर देती है, जो हेमोलाइसिन है उसको उसके ज़रिए से हमारे एरिथ्रोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड ल्यूकोसाइडिन डिस्ट्रॉय ल्यूकोसाइट्स, और जो ल्यूकोसाइडिन है तो वो डिस्ट्रॉय करती है ल्यूकोसाइट्स को। बोथ आर प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, ये दोनों जो प्रोडक्शन होते हैं, ये जो हेमोलाइसिन है एंड ल्यूकोसाइडिन है, ये दोनों किस चीज़ की प्रोडक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई की प्रोडक्शन है, ठीक है। तो हम टॉक्सिजेनिसिटी किस चीज़ को कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इंजरियस सब्सटेंस दैट डैमेज द होस्ट, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टॉक्सिजेनिसिटी। पोर्टल ऑफ एंट्री, अब पोर्टल ऑफ एंट्री किस चीज़ को कहते हैं? तो पोर्टल ऑफ एंट्री उस चीज़ को कहते हैं, एक गेट होता है ये, जैसे कि स्कूल का एक गेट होता है, हर एक घर का एक गेट होता है, तो इस तरह से हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन या जो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो एंटर होता है, तो उसके लिए एक एंट्री का पोर्टल होता है, एक गेट होता है, तो उसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। द रूट बाय विच द पैथोजन ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द होस्ट, वो रूट या वो गेट जिसके ज़रिए से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाए और हमारी बॉडी में क्या इन्फेक्शन काज करे, तो उसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। डायरेक्ट कांटेक्ट, इनहेलेशन, या तो इनहेलेशन के ज़रिए से चली जाती है हमारी बॉडी में, इंजेक्शन के ज़रिए से, या कोई इंसेक्ट जो है ना वो बाइट कर दे या कोई एनिमल बाइट कर दे तो उसके ज़रिए से एंटर हो जाती है। Spread of infection is facilitated by the ability of pathogen to spread through lymph के ज़रिए से, ठीक है, to spread to lymph and blood and into tissue and organ where they multiply and cause disease.
स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अब कैसे होता है, तो जब हमारे बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है तो उसकी स्प्रेडिंग लिम्फ्स के ज़रिए से होती है, ब्लड के ज़रिए से होती है, या टिश्यू जो है ना उसके ज़रिए से दिन ऑर्गन्स में जो स्प्रेड हो जाती है और वहाँ जगह तक जा सकती है जहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाए, तो उस तक अपने आप को जल्दी से पहुँचा देती है, यानी होस्ट में एंटर हो जाती है। इंसिडेंस, अब इंसिडेंस किस चीज़ को कहते हैं? इंसिडेंस जो है ना ये हमारे साथ दो टर्मिनोलॉजीज है, एक है इंसिडेंस और एक है प्रिवेलेंस। इंसिडेंस जो न्यू केसेस हमारे एरिया में या पॉपुलेशन में जब न्यू केसेस अराइज हो जाए तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंस, और जो प्रिवेलेंस होता है तो जो टोटल केसेस होते हैं एक डिजीज़ की टोटल केसेस एक पॉपुलेशन में, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, तो उसको हम कहते हैं प्रिवेलेंस। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसको रिमेंबर रखना है, ठीक है। इन एपिडेमियोलॉजी इंसिडेंस रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ न्यू केसेस अराइजिंग इन अ पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पे बताया गया है कि इंसिडेंस किस चीज़ को कहते हैं, एक पॉपुलेशन में जितने नंबर ऑफ न्यू केसेस होते हैं जो कि अराइज हो जाए एक पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक टाइम के साथ, तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंस। द पॉपुलेशन एट रिस्क इज कंसिडर्ड टू बी पर्सन विदाउट द डिजीज बट हु आर एट रिस्क डेवलपिंग इट। इट डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑफ द केस डिजीज ड्यूरिंग a same period, ठीक है। इट डिटरमाइन बाई डिवाइडिंग द नंबर ऑफ न्यू केसेस। यहाँ पे बताया गया है कि ये हमारे साथ किस चीज़ को डिटरमाइन करती है कि कितने नंबर ऑफ केसेस डिवाइड हो गए हैं एक पॉपुलेशन में, यानी उसको काउंट कर देती है, उसकी मेजरमेंट इजीली हो जाती है। अ डिजीज बाय अ पॉपुलेशन एट रिस्क, वो डिजीज़ जो कि पॉपुलेशन रिस्क पे है, यानी एक एरिया में एक डिजीज़ डेवलप हो गई है तो कितने पीरियड में कितने टाइम में ये कितने न्यू केसेस आते हैं। जैसे कि एक एरिया में एक डिजीज़ जो है ना वो स्प्रेड हो गया है और पॉपुलेशन अब रिस्क पे है, तो हम काउंट कर सकते हैं कि पर 1000 में कितने केसेस आते हैं, न्यू केसेस आए हैं, या पर 10,000 में कितने न्यू पर्सन या न्यू केसेस आए हैं, ठीक है। तो इससे हम जो मेजरमेंट है उसकी इजीली काउंटिंग कर सकते हैं। अब हमारे साथ है प्रिवेलेंस। इन एपिडेमियोलॉजी द प्रिवेलेंस ऑफ अ डिजीज इज इन अ स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ द रिस्क फैक्टर इन द पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम और टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द पॉपुलेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। यहाँ पे बताया गया है कि प्रिवेलेंस में हम एपिडेमियोलॉजी में जब हम प्रिवेलेंस की बात करते हैं तो प्रिवेलेंस में हम डिजीज़ की जो स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन होती है तो उसमें हम नंबर ऑफ टोटल केसेस को देखते हैं कि कितने पॉपुलेशन रिस्क फैक्टर पे थे, कितने ओल्ड केसेस है और कितने न्यू केसेस है, इन दोनों को टोटल करके कितने केसेस हमारे साथ आए हैं डिजीज़ के, तो उसको हम कहते हैं प्रेवलेंस। It is used as an estimate of how common a disease is within a population over a certain period of time। इसमें ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक कॉमन डिजीज़ जो है ना ये यहाँ पे आई है, एक पॉपुलेशन में आई है, तो वो कितने टाइम में इतनी स्प्रेड हो गई है, उसकी पीरियड कितने टाइम के लिए है और कितने पीरियड में या कितने टाइम में ये स्प्रेड हो गई है कितने लोगों में, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन के कुछ लेवल्स है, 3 लेवल्स है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे साथ न साइन एंड सिम्टम होता है ना कोई डिजीज़ होता है, बस जस्ट रिस्क फैक्टर होता है। इसको हम लोगों को इसमें एजुकेट करते हैं कि लोगों को पता चले कि इस डिजीज़ से कैसे अपने आप को बचाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ कुछ प्रेग्नेंट वुमेन है, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम एजुकेट करते हैं कि अपने बेबी को किस चीज़ से बचाए, जो फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ अकर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए फोलिक एसिड का इंटेक जल्दी से कर ले ताकि न्यूरल फैक्ट डिफेक्ट से आपका बेबी जो है ना वो महफूज रहे, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, ये हमारे साथ एजुकेशन में आता है। दूसरा जो है ना ये सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम डायग्नोसिस की स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे साथ कुछ साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई देता है तो उसको फिर हम स्क्रीन करते हैं और पेशेंट को डायग्नोस करते हैं कि आया उसका ये डिजीज़
है कि नहीं, जो हमें हमारे जहन में जो डिजीज़ आया है जो उसको रिस्क फैक्टर में है, तो उसके हम मालूमात करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं कि आया डिजीज़ है कि नहीं। और टर्शरी प्रिवेंशन वो होता है जिसमें हमें पता होता है कि इस पेशेंट को ये डिजीज़ है, लेकिन उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन के बचाव के लिए जो प्रिवेंशन हम यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। Primary prevention is directed at keeping disease from occurring by removal all risk factor। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम इसलिए कर देते हैं ये प्रिवेंशन ताकि जितनी भी रिस्क फैक्टर है उसको रिमूव कर सके। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलिक एसिड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड वुमेन हु आर बिकम प्रेग्नेंट टू प्रिवेंट फीटल न्यूरल tube defects, giving immunization to child to prevent communicable disease by counseling people to adopt healthy lifestyle as a mean of preventing heart disease। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है ये हम इसलिए करते हैं, एक एग्जांपल लिया गया है कि अगर हम लोगों को एजुकेट करें कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है या जितनी भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट बिकम होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसको चाहिए कि वो फोलिक एसिड की ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करे ताकि जो कंसीव करना चाहे तो जल्दी से कंसीव कर ले, और जो जिसने कंसीव किया है तो इस जो बेबी होते हैं या जो फीटल है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से महफूज रहे, या इसी तरह से अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह से महफूज रहे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, उसको एजुकेशन में हम लोगों को बता देते हैं। Secondary prevention detect disease early when it is still asymptomatic, and treatment measure can affect the cure or stop it from progressing। इसको हम कब करते हैं, ये जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है इसमें हमारे साथ सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन इसमें हम क्या कर देते हैं, जो हमारे साथ जो पेशेंट आया है तो उसका जो हमें ऐसा लगता है उसको रिस्क फैक्टर होता है एक डिज़ीज़ का, तो इस डिज़ीज़ को केयर करने के लिए कवर करने के लिए, इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए और इस डिज़ीज़ का फर्दर जो प्रोसेस होता है या प्रोग्रेस होता है उसको स्टॉप करने के लिए हम कुछ मेडिसिन दे देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट दे देते हैं पेशेंट को। ठीक है, स्क्रीनिंग इंक्लूड हिस्ट्री टेकिंग। स्क्रीनिंग में हमारे साथ क्या ज़रूरी है, हिस्ट्री टेकिंग ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हम आस्किंग अ पर्सन स्मोक, उसको स्मोक के बारे में उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर देते हैं, उसका जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट वगैरह कर देते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह डिटरमाइन हम कर देते हैं, एंड अदर प्रोसीजर में जैसे कि कोलोनोस्कोपी हम कर देते हैं। दैट कैन बी रीजनेबल रेफरली टू एसिम्टोमेटिक पीपल। ये ज़्यादातर रीज़नेबल होती है किस चीज़ में, जो एसिम्टोमेटिक पीपल्स होते हैं तो उसको डायग्नोस करने के लिए ज़्यादातर ज़रूरी होती है। मोस्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन इज़ डन इन क्लिनिकली सेटिंग, और ज़्यादातर जो प्रिवेंशन होती है तो वो हम एज अ क्लिनिकली सेटिंग भी रख देते हैं। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जितनी भी ऑल टाइप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशन है तो उसको क्लिनिकल सेटिंग के लिए, जैसे कि हमारे साथ हो गए फिजिशियन, नर्सेज, डेंटिस्ट, तो ये जो फिजिशियन होते हैं ये एक डॉक्टर होती है, ये भी डायग्नोसिस करती है, नर्सिंग भी डायग्नोसिस कर सकती है, डेंटाइटिस जो होते हैं ये जो टीथ वगैरह की डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो हर एक के लिए अपना अपना डॉक्टर होता है, उसके ज़रिए से हम प्रिवेंशन को मालूम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है टर्शरी प्रिवेंशन। Tertiary prevention is directed at clinical intervention that prevent further deterioration or reduce the complication of a disease once it has been diagnosed। एक बार हमारे साथ एक डिजीज़ जो है ना वो डायग्नोस हो गया है, इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन को स्टॉप करने के लिए, फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाव करने के लिए पेशेंट को हम क्या कर देते हैं, उसको हम टर्शरी प्रिवेंशन प्रोवाइड कर देते हैं। इन पर्सन विद डायबिटीज़, एक पर्सन हमारे साथ आया है जिसको डायबिटीज़ हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टर्शरी प्रिवेंशन रिक्वायर्स मोर देन गुड ग्लूकोज कंट्रोल, इट कुड प्रोविजन फॉर रेगुलर ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन फॉर early detection and of retinopathy, education for good food care and treatment, or other cardiovascular factors, risk factors such as hyperlipidemia। यहाँ पे बताया गया है कि एक पेशेंट हमारे साथ आया है जिसको डायबिटीज़ है, तो उसका टर्शरी प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं, उसका गुड ग्लूकोज कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कंट्रोल जो है ना वो जितना हमसे हो सके वो कर देते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिक जितनी भी एग्जामिनेशन है वो कर देते हैं, और दूसरा ये कि रेटिनोपैथी का जितना भी डिटेक्शन वगैरह है वो कर देते हैं। ठीक है, और पेशेंट को एजुकेट भी कर देते हैं कि उसने किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट कर देना है, किस तरह से उसका कार्डियोवैस्कुलर फैक्टर, रिस्क फैक्टर को हमने कैसे क्या करना है, उसको बचाना है। ठीक है,
जैसे कि हमारे साथ क्या है, हाइपोलिपिडीमा हो गई, तो इससे हम कैसे पेशेंट को बचाते हैं, तो इसके बारे में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं या जो प्रिवेंशन करते हैं उसको हम कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन मेजर आल्सो इंक्लूड मेजर टू लिमिट फिजिकल इम्पेयरमेंट एंड द सोशल कंसिक्वेंस ऑफ इन इलनेस। टर्शरी प्रिवेंशन होता है तो इसमें हमारे साथ क्या क्या इंक्लूड है, मेजर आल्सो इंक्लूड मेजर टू लिमिट फिजिकल इम्पेयरमेंट। जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है वो भी हमारे साथ लिमिट में हो तो वो भी हम क्या कर देते हैं, इसमें इंक्लूड कर देते हैं। सोशल कंसिक्वेंस वगैरह या इलनेस ऑफ एन इलनेस की जो भी जितनी भी ये चीज़ें हैं तो ये हमारे साथ टर्शरी प्रिवेंशन में इंक्लूड है। अच्छा चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसका पार्ट फर्स्ट जो है ना हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में फर्स्ट टॉप 1 जो वीडियो है वो मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।